हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंडर स्कोर एजुकेशन बिहार। तो आज हम अपनी मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार की दूसरी क्लास करने वाले हैं। हमने पहले क्लास में 1857 के रिवॉल्ट के बारे में पढ़ा था बिहार के कॉन्टेक्स्ट में। उसमें हमने वीर कुंवर सिंह के बारे में पढ़ा था, अमर सिंह के बारे में पढ़ा था, हरकिशन सिंह के बारे में पढ़ा था और बहुत से फैक्ट्स जाने थे जो कि हमारे एग्जाम में काम आएंगे। ठीक है, तो आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, उसी सीक्वेंस में हम अपनी आज मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार की दूसरी क्लास करेंगे। देखते हैं कि इस क्लास में क्या खास है। आज हम पढ़ने वाले हैं वहाबिज्म के बारे में। ठीक है, वहाबिज्म एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बिहार से रिलेटेड। ये टॉपिक इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वहाबिज्म के दो ही सेंटर थे पूरी दुनिया में। एक तो सेंटर था कहाँ पे, सितना में, जो कि अभी मॉडर्न डे पाकिस्तान में पड़ता है, और दूसरा सेंटर था पटना में, जो कि बिहार में। अब पटना में इसका सेंटर था तो बीपीएससी में इसका इंटरेस्ट जरूर होगा। बीपीएससी को, बिहार एसएससी को वगैरह जो एग्जाम्स होते हैं बिहार दरोगा, उसका तो इंटरेस्ट बनेगा इस क्वेश्चंस में। तो हमें इसी को आज अच्छे से पढ़ना है। तो इसका दो सेंटर था, एक तो सितना में इसका सेंटर था जो कि पाकिस्तान में है, और एक पटना में इसका सेंटर था वहाबिज्म का। ठीक है, वहाबिज्म का जो पीरियड था वो था 1822 से लेके 1868 तक। ये इतने दिनों तक चला था। 1868 में इसको सप्रेस कर दिया गया था बाय द ब्रिटिशर्स के द्वारा इसे खत्म कर दिया गया था 1868 में। ठीक है, उसको सप्रेस कर दिया गया था। आगे हम पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए, जितने भी ये फैक्ट्स आपको दिख रहे हैं वहाबिज्म के बारे में, उसका सोर्स क्या है। तो एक बुक है इंडियन मुसलमान, काफी इंपॉर्टेंट बुक है, बीपीएससी इससे क्वेश्चन पूछ चुका है। तो ये इंडियन मुसलमान जो बुक है, इसको किसने लिखा है, तो हंटर ने लिखा है। हंटर एक ब्रिटिशर्स है, एक अंग्रेज है, तो इसने लिखा था। आई थिंक ये 64 बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया था कि इंडियन मुसलमान को किसने लिखा था उस बुक को। तो यही इंडियन मुसलमान जो बुक है वही इसका सोर्स है पूरे वहाबिज्म का। उसके वहाबिज्म के बारे में, बिहार में जो भी हुआ था उसके बारे में इसमें काफी अच्छे से लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम देखेंगे आखिर वहाबिज्म है क्या। मतलब ये एक आइडियोलॉजी है, तो आखिर इसके बारे में क्या है, इसका पूरा हम लोग डिस्क्रिप्शन जानेंगे। तो एक अब्दुल वहाब, जैसा कि आप देख रहे हो बोर्ड पे अब्दुल वहाब लिखा हुआ है, एक इंसान था। तो इसने क्या किया कि एक फिलॉसफी अपनी निकाली, एक आइडियोलॉजी निकाली। बोले कि देखो, जो प्रॉफिट थे, जो अल्लाह थे, जो मुसलमान लोगों के जो भगवान होते हैं, बोले कि देखो जो प्रॉफिट, जो अल्लाह थे, वो एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। उनका जो आइडियोलॉजी था काफ़ी अच्छा था, वो काफ़ी अच्छे उन्होंने उपदेश दिए वगैरह वगैरह। तो वो काफ़ी अच्छे इंसान थे, लेकिन वो भगवान नहीं है। आप उनको एक इंसान के रूप में ही देखो, उनको भगवान के रूप में मत देखो। ठीक है, उसने ये स्टेटमेंट दी थी। ही वाज अ फाउंडर ऑफ वहाबिज्म, यही फाउंडर ऑफ वहाबिज्म है। उसने स्टेटमेंट दी, ही टोल्ड दैट द प्रॉफिट वाज अ वेरी गुड पर्सन बट ही इज नॉट अ गॉड। ठीक है, तो उसने ये बोला था कि प्रॉफिट जो अल्लाह है बहुत अच्छे इंसान है, उसने काफ़ी अच्छे काम किए, अच्छे उपदेश दिए वगैरह वगैरह, लेकिन वो भगवान नहीं है। और इस आइडियोलॉजी का मेरे साथ जो है, मेरे जो मैंने कहा उससे जो लोग सहमत हैं, जो एग्री है, वो मेरे साथ हैं। तो जो लोग उनके साथ हैं उनको वहाब बोले जाते थे, और जो इस आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे उसको बोला जाता वहाबिज्म। जैसे कि हिंदुइज्म है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, तो उसी तरह से एक सेक्ट बन गया। एक रिलीजन के अंडर ही ये सेक्ट बन गया जिसको वहाबिज्म कहते हैं। और उसका फाउंडर कौन था, उसका फाउंडर था अब्दुल वहाब। ये नेशनल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे ये उसका फाउंडर था। इसी ने वहाबिज्म नाम के एक कॉन्सेप्ट को जन्म दिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आते हैं। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसके कौन हीरो थे, कौन इसके मतलब इंडिया में किसने वहाबिज्म को इंडिया में किसने पब्लिश किया, किसने इसको स्प्रेड किया पूरे इंडिया में, तो वो इंसान थे सैयद अहमद बरेलवी ऑफ रायबरेली, इनका पूरा नाम है। इन्होंने वहाबिज्म को इंडिया में स्प्रेड किया, काफी फैलाया। ठीक है, सैयद अहमद बरेली ऑफ रायबरेली, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन आएगा तो पूछ सकता है। अब आते हैं हम बिहार के कॉन्टेक्स्ट में। ये तो नेशनल लेवल का कॉन्टेक्स्ट था, अब बिहार के कॉन्टेक्स्ट में आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इसका दो सेंटर था, एक सितना जो पाकिस्तान में, और एक था पटना में, बिहार में। तो बिहार में इसको स्प्रेड करने वाले, बिहार में बेसिकली कौन कौन से इंसान थे जिसके कारण वहाबिज्म बिहार में काफी ज्यादा फैला, तो वो चार इंसान थे, इनायत अली, विलायत अली, मोहम्मद हुसैन और फरहाद अली। ये चार लोग थे जिनके कारण बिहार में वहाबिज्म को काफी ज्यादा फैलाया गया। और इनायत अली और विलायत कहाँ गया, हाँ,
विलायत अली और इनायत अली। इनसे तो बीपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि इनायत अली विलायत अली कौन है वगैरह वगैरह, आप देख सकते हो, तो क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। तो ये इन्होंने क्या किया था, 4 इंपॉर्टेंट जो पर्सनालिटीज हैं, इन्होंने बिहार में वहाबिज्म को स्प्रेड किया था। उसके बाद हम देखते हैं टेलर के बारे में। टेलर कौन था? कमिश्नर ऑफ पटना। टेलर के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, जब हमने 1857 रिवॉल्ट की जो क्लास की थी उसमें टेलर के बारे में पढ़ा था। तो आपका होमवर्क ये है कि टेलर ने क्या किया था उस क्लास में, उसमें देखना कि उस क्लास में टेलर के बारे में हमने क्या पढ़ाया था। आखिर 1857 में टेलर ने कुछ ऐसा कंट्रीब्यूशन किया है, उसको आपको नोट डाउन करना है। आपको याद होना चाहिए कि टेलर का क्या योगदान था 1857 में। कुछ नहीं, इसमें बुक लिखा होगा, जो भी हो आपको उसको बारे में पढ़ना है, ठीक है। आप उसको होमवर्क के तरह में देखिए। तो टेलर ने क्या किया, इसने पटना में जो बिहार में इस मूवमेंट को सप्रेस किया, ठीक है। बिहार में जो मूवमेंट चल रहा था उसको क्या किया, टेलर ने खत्म कर दिया, ठीक है। और दिल्ली पे लेवल पे, ऑल इंडिया लेवल पे जो भी मूवमेंट चल रहा था वहाबिज्म का, उसको तो ब्रिटिशर्स ने खत्म किया ही, बट बिहार में जो मूवमेंट चल रहा था उसको खत्म करने का जिम्मा दिया गया टेलर को। ये था कमिश्नर ऑफ पटना, ठीक है। जब वीर कुंवर सिंह की स्टोरी थी तभी यही कमिश्नर ऑफ पटना था और अभी भी यही था, ठीक है। तो उसने क्या किया कि वहाबिज्म का जो कॉन्सेप्ट था बिहार में उसको खत्म कर दिया, क्योंकि इससे पता चल गया था, अंग्रेजों को पता चल गया था कि इस कॉन्सेप्ट के जरिए हमारा जो पूरा राज करने का जो तरीका है वो खतरे में आ सकता है। क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से क्या होता था, हिंदू मुस्लिम साथ आ गए थे। 1857 जो रिवॉल्ट हुआ था तो वहाब्स लोग और हिंदू लोग साथ आ गए थे और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट गुटबंदी कर दिए थे। तो इसको पता था कि हम लोग ना इसको जब तक खत्म नहीं करेंगे इस आइडियोलॉजी का, तब तक हमारे लिए बहुत आगे जाके खतरा बन सकता है। तो टेलर को ये जिम्मा दिया गया कि जाओ तुम इसे सप्रेस कर दो, जिनको पकड़ना है पकड़ो, जिनको मारना है मारो। तो फाइनली 1868 में वहाबिज्म खत्म हो गया था इंडिया से, ठीक है। तो हम अपनी अगली स्लाइड में देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था वहाबिज्म के बारे में, उसका बिहार का कॉन्टेक्स्ट के बारे में भी हमने पढ़ा, इंडियन लेवल पे, इंडियन नेशनल लेवल पे पढ़ा और बिहार के लेवल पे पढ़ा। अब आप जानते हैं जैसा कि वहाबिज्म को 1868 में ख़त्म कर दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, 1868 में उसको सप्रेस कर दिया गया था। अब हम पढ़ेंगे अगली टाइमलाइन के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है, वो है 1885। 1868 के बाद में अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट साल है तो है 1885। 1885 में क्या हुआ था, आईएनसी का फॉर्मेशन हुआ था। आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1885 में 28 दिसंबर 1885 को एओ ह्यूम जो है उनके द्वारा ये आईएनसी का फॉर्मेशन हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इसका वेन्यू कहाँ था, प्लेस कहाँ था, ये इंपॉर्टेंट है, प्लेस इसको जानना काफी जरूरी है। तो वो था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, बॉम्बे। पहले मुंबई को बॉम्बे कहा जाता था, ठीक है। तो आईएनसी को किसने फॉर्म किया, फाउंडर ऑफ आईएनसी तो वो था एओ ह्यूम। और वो कहाँ पे हुआ, वेन्यू कोई पूछेगा आपसे कि वेन्यू कहाँ है, तो वो है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में, ठीक है। अब आईएनसी तो बन गया, फॉर्मेशन हो गया आईएनसी का। आईएनसी काफी इंपॉर्टेंट, हम जब नेशनल हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें हम आईएनसी का फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, क्या कॉजेज थे जिनके कारण आईएनसी को फॉर्म किया गया। और वो ब्रिटिशर्स लोग ने उसको फॉर्म किया था, अंग्रेजों ने उसे बनाया था, लेकिन उल्टा उन पे पड़ गया, बाउंस बैक हो गया, आईएनसी बाउंस बैक कर गया। और आप जैसा कि जानते हैं कि आईएनसी की वजह से ही आज हमारी कंट्री जो है वो फ्री है, आजाद है, ठीक है। तो वो ब्रिटिशर्स ने उसे बनाया, उसी पे वो बाउंस बैक कर गया, ठीक है। तो ये लोग हम जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे, नेशनल हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो उस समय हम आईएनसी के बारे में काफी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब आईएनसी का जो फर्स्ट सेशन होता है, आईएनसी के बहुत सारे सेशंस हुए हैं, तो उसमें फर्स्ट सेशन जो होता है वो उसके प्रेसिडेंट होते हैं डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, ठीक है। उन्हीं के प्रेसिडेंसी में आईएनसी का फर्स्ट सेशन होता है, कहाँ पे, बॉम्बे में, ठीक है। अब सेकेंड सेशन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट सेशन में कोई भी बिहार का डेलीगेट नहीं था, ठीक है। जब हम बिहार का पढ़ रहे हैं हिस्ट्री तो उसमें जाना जरूरी है कि फर्स्ट सेशन में बिहार से, यहाँ से फर्स्ट सेशन में बिहार से 0 लोग गए थे, कोई डेलीगेशन बिहार का नहीं गया था फर्स्ट सेशन में, कोई मतलब बिहार का कोई रिप्रेजेंटेटिव फर्स्ट सेशन में नहीं था, लेकिन सेकेंड सेशन में था। हम सेकेंड सेशन के बारे में जानेंगे। सेकेंड सेशन जो हुआ था आईएनसी का वो कलकत्ता में हुआ था। उसके प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी, जिनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया ही बोलते हैं, दादा भाई नौरोजी। से बहुत बार क्वेश्चंस भी आए हैं कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है, तो वो है दादा भाई नौरोजी को बोला जाता है। तो उसके प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी, सेकेंड सेशन ऑफ आईएनसी के।
उसमें टोटल डेलीगेट्स कितने थे 431, मतलब 431 लोग वहां पे, 431 रिप्रेजेंटेटिव अलग अलग इंडिया के जो स्टेट्स है वहां से वहां पे रिप्रेजेंट करने गए थे आईएनसी के सेकेंड सेशन कोलकाता में, ठीक है। जिसमें से बिहार से 31 लोग गए थे, 31 डेलीगेशन बिहार का गया था, और उसमें से मुस्लिम कितना था 33। ये क्वेश्चन 66 बीपीएससी में आया हुआ है, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन कर ले, काफी इंपॉर्टेंट है, आने वाले बीपीएससी में आ सकता है ये क्वेश्चन के सेकेंड सेशन ऑफ आईएनसी का जो कोलकाता में हुआ था उसमें मुस्लिम कितने लोग ने पार्टिसिपेट किया था, मुस्लिम कितने डेलीगेट्स थे, तो 33 इसका आंसर है, ठीक है। रटने से तो ये होगा नहीं, तो इसे समझ के आप देख सकते हैं कि 66 बीपीएससी में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आप इसी से जान सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। अब हम आते हैं 1900, हम लोग 1885 के बाद अब एक काफी इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है 1908 बिहार के लिए, ठीक है। 1908 में क्या हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस तो बन गया नेशनल लेवल पे। 1908 में बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस ये बना था, ठीक है, पटना में बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस बना था 1908 में बिहार में, पटना में। उनको किसने बनाया था, नवाब सरफराज खान ने। नवाब सरफराज खान ने 1908 में बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस को बनाया था। इंडिया लेवल पे, नेशनल लेवल पे ईओयू ने 1885 में 28 दिसंबर को फॉर्म किया था आईएनसी को, लेकिन बिहार में नवाब सरफराज जो खान थे उन्होंने 1908 में बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस का फॉर्मेशन किया था, और उसका फर्स्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था, तो पटना में हुआ था। किसके अंडर में, तो सर अली इमाम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर अली इमाम के अंडर में उसका फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था पटना में। और हम बढ़ते हैं अपनी अगली टाइमलाइन की ओर। अब 1908 के बाद सबसे इंपॉर्टेंट टाइमलाइन कौन सा है, तो 1912, और ये मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट हमारे बिहार के लिए है, क्योंकि 1912 में ही फॉर्मेशन ऑफ बिहार हुआ था, मतलब बिहार ऑफिशियली एक स्टेट रिकॉग्नाइज बना था 1912 में, ठीक है, 22 मार्च 1912। और ये डेट जो है बिहार दिवस, जो कि हर साल बनता है काफी धूमधाम से, 22 मार्च 1912 को बिहार दिवस, बिहार डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और फर्स्ट कांग्रेस सेशन बिहार की जब बात होती है, बिहार बन गया तो बिहार में कांग्रेस सेशन हुए हैं, तो फर्स्ट कांग्रेस सेशन बिहार का काफी इंपॉर्टेंट है। ये शायद मेरे ख्याल से 66 में या 65 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार का पहला, आप देख सकते हो गूगल करके, कि बिहार का पहला कांग्रेस सेशन कहाँ पे हुआ था, तो बांकीपुर पटना में हुआ था, ठीक है। बांकीपुर पटना स्टेशन के बगल में जगह है, उसे बांकीपुर कहते हैं। वो बांकीपुर पटना में बिहार का फर्स्ट कांग्रेस सेशन हुआ था। किसके प्रेसिडेंसी में, तो रघुनाथ मधुलकर के प्रेसिडेंसी में। उस सेशन, जो कांग्रेस सेशन के प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, रघुनाथ मधुलकर, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। और जनरल सेक्रेटरी कौन थे उस सेशन के, तो सचिदानंद सिन्हा थे। सचिदानंद सिन्हा को हम लोग बोलते हैं मॉडर्न क्रिएटर ऑफ बिहार, ये भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो इससे आप देख सकते हो काफी इंपॉर्टेंट ये स्लाइड है, इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बीपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है, और बीपीएससी का काफी इंटरेस्ट है इस स्लाइड, मतलब इस पूरे टॉपिक से, आईएनसी के टॉपिक से, तो आने वाले भी एग्जाम में वो क्वेश्चंस पूछ सकता है, ठीक है। तो आप ये सब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप इसको नोट डाउन कर लो, ये सारा एक नोट में बना के, और आने वाले एग्जाम्स में आपको काफी हेल्प होगा। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले स्लाइड की ओर, उसमें कुछ और फैक्ट्स को देखेंगे। पिछली स्लाइड में हमने आईएनसी के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था और बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस के बारे में पढ़ा था। इस स्लाइड में हम आईएनसी के एक सेकंड सेशन की बात करेंगे। हमने फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी इन बिहार हमने देख लिया था, ठीक है। अब सेकंड सेशन ऑफ आईएनसी इन बिहार की बात करेंगे, ठीक है। तो सेकंड सेशन ऑफ आईएनसी बिहार कहाँ पे हुआ था, उसका जो प्लेस था, वेन्यू था, वो गया के तेनई एक गाँव है, वहां पे हुआ था। और उसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो चित्तरंजन दास उसके प्रेसिडेंट थे। चित्तरंजन दास को देश बंधु भी कहा जाता है, ठीक है, देश बंधु चित्तरंजन दास को ही कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद चित्तरंजन दास एक इम्पोर्टेंट इनसे एक फैक्ट है कि ये पॉलिटिकल गुरु थे किसके, सुभाष चंद्र बोस के। ये भी कांग्रेस के एक मेंबर थे, सुभाष चंद्र बोस, बाद में कांग्रेस को इन्होंने रिजाइन कर दिया था। तो इनके जो पॉलिटिकल गुरु थे, राजनीतिक जो गुरु थे, वो थे चित्तरंजन दास। तो चित्तरंजन दास के बारे में ये दो काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप नोट डाउन कर लें। और ये कौन सा सेशन था आईएनसी का, बिहार में दूसरा था, लेकिन इंडिया लेवल पर 37वां सेशन था, ठीक है। कब हुआ था, 1922 में। हमने ये जो बांकीपुर सेशन के बारे में एक जो डाटा था वो पिछली स्लाइड में मैंने लिखना भूल गया था, तो अभी मैंने इसको ऐड कर दिया। जो बांकीपुर सेशन था 1912 में जो हुआ था, वो 27वां सेशन ऑफ आईएनसी था। ऑल इंडिया लेवल पे 27वां सेशन था आईएनसी का, बांकीपुर का जो सेशन, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने पूरा समझ लिया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसके बारे में आप देख लो।
उसके बाद 1923 की ओर हम बढ़ते हैं। 1923 में क्या हुआ, कांग्रेस स्वराज पार्टी जो है एस्टेब्लिश होती है, बनती है किसके द्वारा, चित्तरंजन दास के द्वारा, यही चित्तरंजन दास के द्वारा। अब इसके बनाने के पीछे रीजन क्या था, ये जो सेकेंड सेशन ऑफ कांग्रेस था ये क्यों हुआ, इसमें क्या एक प्रोविजन चित्तरंजन दास ने लाया था, जो 1922 में जो हुआ था सेशन गया का, उसमें एक काफी इंपॉर्टेंट प्रोविजन लाया, क्योंकि 1990 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आया था। उसमें क्या था कि इलेक्शन की बात हुई थी, उसमें इनडायरेक्ट इलेक्शंस की बात हुई थी। तो चित्तरंजन दास ने यहाँ पे प्रपोजल पास किया कि बोले कि देखो हमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, लेकिन वो प्रपोजल फेल हो गया। तो इसी से कारण इन्होंने एक कांग्रेस जो है दो गुट में यहाँ से बढ़ जाता है, दो पार्ट में। तो उसके बाद चित्तरंजन दास ने क्या करते हैं कि कांग्रेस स्वराज पार्टी फॉर्म करते हैं। ये उसके सपोर्ट में, ये कांग्रेस का ही एक विंग है, ये आउटसाइड द कांग्रेस नहीं है, ये कांग्रेस का ही एक विंग है जो कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स को सपोर्ट करता है। ठीक है, इसमें जनरल सेक्रेटरी कौन थे इसके, मोतीलाल नेहरू। इससे अलग जवाहरलाल नेहरू जो उनके बेटे थे वो इस ग्रुप में नहीं थे, इस ग्रुप में वो नहीं थे। वो पहले जो कांग्रेस, जो ओल्ड कांग्रेस था उसी के वो ग्रुप में थे। बोल रहे थे कि नहीं अभी इलेक्शंस नहीं होने चाहिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में जो कि प्रोविजन था वो सब अभी सही नहीं है इंडिया के लिए। अभी इंडियन जो पीपल है वो अभी रेडी नहीं हुए हैं, लेकिन ये बोलते थे ये मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के नहीं, हमें उसको अपनाना चाहिए। ठीक है, तो उसी लिए इन्होंने बिहार कांग्रेस स्वराज पार्टी जो है उसको फॉर्म किया। और उसके जनरल सेक्रेटरी कौन थे, तो उसके जनरल सेक्रेटरी थे मोतीलाल नेहरू, ये फादर है जवाहरलाल नेहरू के। ठीक है, उसके बाद बिहार में इसका क्या हुआ, इसको जैसे कि ये नेशनल लेवल पे लीड कर रहे थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, लेकिन बिहार में इसको लीड करने के लिए श्री कृष्ण सिंह को उन्होंने अपॉइंट किया कि आप बिहार में इस कांग्रेस स्वराज पार्टी है उसको लीड करो, इसको लीड करो आप बिहार में, इसके आइडियोलॉजी को बिहार में फैलाओ, लोगों को इकट्ठा करो, लोगों में ये अवेयरनेस दिलाओ कि देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है, हमें इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने चाहिए। ठीक है, तो ये श्री कृष्ण सिंह के हाथ में था। श्री कृष्ण सिंह के रिलेटेड एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार थे, फर्स्ट सीएम ऑफ बिहार। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह जो है बिहार के फर्स्ट सीएम थे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट था। आज की क्लास में हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट एक क्लास था जिसमें हम वहाविज्म के बारे में हमने पढ़ा, बिहार में जितने भी आईएनसी के सेशन है उसके बारे में पढ़ा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास थे। इस क्लास से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बीपीएससी में ऑलरेडी आ चुके हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी आ सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आएगा इससे क्वेश्चंस। अगली क्लास में हम लोग कुछ और नया एक चैप्टर को पढ़ेंगे। इस क्लास को देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। आप लोग इसके नोट्स बना लें, उस नोट्स को आप रिवीजन करते रहें, आने वाले एग्जाम में आपको जरूर इससे हेल्प मिलेगी। और कोई भी अगर डाउट हो आपको, किसी भी तरह की कोई रिलेटेड डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको आप डाउट को डाल सकते हो, मैं उसका अगले वीडियो में आंसर दे दूंगा। इस पूरे वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।